गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना बेटा एक बार। यस, चलो स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक टॉपिक लिया था पेन ड्रॉप साइलेंस चाहिए क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्लास का डेकोरम होता है, उसको मेंटेन करके रखो। हाँ बेटा, कहाँ तक टॉपिक हुआ था ये बताओ बेटा। क्वालिटी और फिटनेस मतलब आईसीआई मॉड्यूल से ले रहे थे अपन पोर्शन, है ना। चलो फिर वहीं से लेते हैं। ये वाला टॉपिक स्टार्ट कराना है। पॉइंट नंबर 5 हो गया था ये। और अच्छे से करेंगे ये बोला था। देखो, क्वालिटी और फिटनेस में हमने क्या बोला कि जनरली इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ क्वालिटी और फिटनेस एप्लीकेबल होती ही नहीं है। जनरल रूल हमारा क्या बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है। और कब लगेगी, जब बायर सेलर को पर्पस बता दे कि मुझे गुड्स क्यों चाहिए। सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास करता है और सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है। अब वो चीज़ सही नहीं निकलती तो सेलर जिम्मेदार माना जाएगा, तब ये इम्प्लाइड कंडीशन हमारी एप्लीकेबल हो जाएगी। एक इससे रिलेटेड केस दिया हुआ है आगे इसी चैप्टर में, कैवेट-एम्प्टर डॉक्ट्राइन आ रही है। उसमें एक ये केस आ रहा है, पेज नंबर है तुम्हारा 2.27। केस का नाम है प्रीस्ट अगेंस्ट लास्ट। एक केस आया प्रीस्ट अगेंस्ट लास्ट। इसमें क्या बोला गया वो सुनो। एक बंदा गया एक केमिस्ट की शॉप पे और कहता है मुझे ऐसी कांच की बोतल दो जिसमें गर्म पानी रखा जा सके। केमिस्ट ने बेटा उसको एक बोतल पकड़ा दी। घर जाके उसकी वाइफ ने उस बोतल में पानी भरा और वो बोतल बस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया था। दूसरा, उसी की स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया था कि जो बोतल भी देगा सही देगा। और तीसरा, सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है क्योंकि केमिस्ट के पास ही तो गया था। ठीक है, सेलर जिम्मेदार माना जाएगा। पढ़ के देख लो एक बार। हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम अ रिटेल केमिस्ट। ऐसी बोतल चाहिए जिसमें गर्म पानी रखा जा सके। केमिस्ट ने बताया दिस बॉटल इज मेंट टू होल्ड द हॉट वाटर। जब पोर किया गया वाटर तो बस्ट हो गई और वाइफ को इंजरी हो गई। इट वॉज हेल्ड दैट केमिस्ट शैल बी लाइबल टू पे डैमेजेस, क्योंकि उसको बता दिया था पर्पस। अब देखो वही 3 चीज़ें यहाँ लिख के आ रही हैं कि नहीं आ रही, एक बार शॉर्ट में पढ़ लो। बायर ने सेलर को पर्पस बता दिया कि गुड्स किस लिए चाहिए। सेलर की ही स्किल और जजमेंट पे विश्वास किया और सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है। वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट होगा। तो अब ड्यूटी बनती है सेलर की कि ऐसे गुड्स दे जो इस चीज़ के लिए फिट हो। क्वालिटी और फिटनेस जो वहाँ पढ़ा था उसका एक केस लॉ आगे जाके वापस आएगा, जो मैंने आपको पहले ही करा दिया है। अब अपन आ रहे हैं वापस अपने मेन मैटर पे। एक स्टेटमेंट लिखना, इफ द गुड्स आर परचेज्ड अंडर, इफ द गुड्स आर परचेज्ड अंडर, हाँ इसी पॉइंट में ही है ये। इफ द गुड्स आर परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, इफ द गुड्स आर परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, then patent or brand name, then seller and buyer, seller and buyer both are not liable. Seller and buyer both are not liable. The person or the company, the person or the company having that patent or brand name, having that patent or brand name will be liable. Having that patent or brand name will be liable. रिबॉक के शूज़ खरीद के लाए, ठीक है, सही नहीं निकले तो क्या सेलर जिम्मेदार है या रिबॉक कंपनी?
कंपनी। मैगी में लेड की मिलावट निकली, काजल कौन है? मैगी में लेड की मिलावट निकली, केस नेस्ले कंपनी पर हुआ था नहीं हुआ था बताओ? अच्छा, जॉनसन के प्रोडक्ट्स में दिक्कत निकली तो केस कंपनी पे हुआ था, और बहुत हैवी लाइबिलिटी लगती है कंपनी के ऊपर उस केस में। अभी मैंने क्या बोला कि एक और छोटे लेवल पे एग्जांपल देती हूँ। आप गए बेटा एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे, आप हॉर्लिक्स का डब्बा खरीद के लाए, हॉर्लिक्स DHA, ठीक है? आपने घर आके देखा कि ये बिल्कुल सही नहीं निकला, किस पे केस करोगे? उस डिपार्टमेंटल स्टोर वाले पे या हॉर्लिक्स कंपनी वाले पे? हॉर्लिक्स कंपनी। आपने सेलर को ट्रस्ट नहीं किया, यू हैव ट्रस्टेड अ ब्रांड। अब वो चीज़ सही नहीं निकली तो जिसका वो ब्रांड है वो जिम्मेदारी उठाएगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? तो इफ़ द गुड्स आर परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम देन implied condition of quality or fitness is not applicable. implied condition of quality or fitness is not applicable. इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहती हूँ implied condition of quality और fitness is applicable मतलब सेलर जिम्मेदार होगा, और मैं कहती हूँ is not applicable मतलब सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। जितना भी देख लो आप, गुड्स डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं निकले, सेलर जिम्मेदार, implied condition लग गई है ना? सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं निकले, कौन जिम्मेदार? सेलर जिम्मेदार। तो जहाँ इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल है सेलर जिम्मेदार है, जहाँ इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है वहाँ सेलर जिम्मेदार नहीं है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐसी दी हुई है जिसके लिए मैंने आपको ये करवाया है। यहाँ एक बात आ रही है, ये वाली लाइन यहाँ से करो, इम्प्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड अंडर ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम। और इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, ये पढ़ो। जिस तरीके से मेरिट वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, इट इज़ अ ब्रांड। जिस तरीके से मेरिट वर्ड को दिया है इन्वर्टेड कॉमा में, ये क्या है? ब्रांड नेम है। जैसे बोलते हैं ना, मेरिट की सिलाई मशीन चाहिए, बायर मांग रहा है, तो मतलब ये ब्रांड है ना? अब चीज़ सही नहीं निकली तो कौन जिम्मेदार है? मेरिट कंपनी वाले। तो वही चीज़ लिखी हुई है, नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इस केस में सेलर जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार होगा? जिसका पेटेंट या ब्रांड नेम है मेरिट स्विंग मशीन कंपनी वाले। ठीक है, आई थिंक एक और चीज़ इस बची है अभी इस पैराग्राफ में, वो और बता देती हूँ। अगर गुड्स जो है वो सिर्फ एक ही पर्पज़ में यूज़ हो सकते हैं तो बायर को पर्पज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुड्स का यूज़ ही एक ही पर्पज़ में हो सकता है तो पर्पज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ के देखो। इलेवेंथ एग्जाम्पल पढ़ लो। भाई आर्टिफिशियल टी सेट अगर बनवा रहा है तो एक ही तो पर्पज़ होगा ना यार, दो थोड़ी ना हो सकते कोई। तो उस केस में पर्पज़ बताने की क्या ज़रूरत है? फिर तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके फिट होना चाहिए। अगर फिट नहीं होगा तो उसके लिए तो यूज़लेस है फिर वो चीज़। इसमें पर्पज़ बताने की क्या बात आ गई? तो वही चीज़ है, पढ़ लिया ना अपने एग्जाम्पल। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आ गया। कंसोलिडेट करा दूँ। पहले मैंने बोला कि जनरली एप्लीकेबल नहीं होता। जनरल क्या कहता है रूल? लेट द बायर बी अवेयर। कब एप्लीकेबल लगेगा? जब तीन चीज़ें पूरी हो जाए। पर्पज़ बता दिया, सेलर की स्किल जजमेंट पे विश्वास किया, सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है। अब चीज़ सही नहीं निकली, सेलर जिम्मेदार। फिर हमने बोला कि अगर गुड्स को पेटेंट या ब्रांड नेम के अंतर्गत बेचा गया है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, वहाँ ना सेलर जिम्मेदार ना बायर। कौन जिम्मेदार? कंपनी जिसका पेटेंट और ब्रांड नेम है। ठीक है, और अगर एक ही पर्पज़ में यूज़ हो सकते हैं तो पर्पज़ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये? अब इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबल मतलब सेलेबल, बेचने के लायक होने चाहिए। गुड शुड बी मर्केंटेबल मतलब बेचने के लायक होने चाहिए। बिजनेसेबल, सेलेबल। ठीक है, अब इस केस में अगर अपन बात करें, यहाँ तो इन्होंने इतना अच्छे से नहीं दिया लेकिन सीपीटी वाली मॉड्यूल में ज़रूर बता रखा था कि मर्केंटेबल कब माना जाता है। तो मैं आपको 3 पॉइंट लिखवा रही हूँ, लिख लो आप। गुड्स आर कंसिडर्ड एज मर्केंटेबल। Goods are considered as merchantable
गुड्स आर कंसिडर्ड एज मर्केंटेबल इफ डैश लगा दो पॉइंट नंबर 1, they can be sold easily in the market, they can be sold easily in the market at market price, can be sold easily in the market at market price. Second point, goods are capable of performing the function for which they are made, गुड्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन फॉर विच दे आर मेड. सीपीटी में एक एग्जाम्पल दे रखा था इस सेकेंड पॉइंट का. क्या लिखा हुआ था? एक पेंसिल जो लिख नहीं सकती और एक रेफ्रिजरेटर जो आइस नहीं जमा सकता इज नॉट मर्केंटेबल. जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है अगर वो काम ही नहीं कर सकती देन इट इज़ नॉट मर्केंटेबल. सेकेंड पॉइंट यही कहता है. ठीक है. थर्ड लिखो, गुड शुड बी फ्री फ्रॉम, ये तुमने कहीं और भी पढ़ा है, बता देना कहाँ पढ़ा है. गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट. सैम्पल सेल बाय सैम्पल में पढ़ाया था. गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट. गुड शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट. और लेटेंट और हिडन डिफेक्ट क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स. याद आ रहा है? ये अपन ने पढ़ा था सेल बाय सैम्पल में. थर्ड पॉइंट. तो यहाँ तक हमने लिया कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी में. 3 चीज़ें पूरी हो तो मर्केंटेबल मानते हैं. आप उसे मार्केट प्राइस में मार्केट में बेच सकते हो इजीली. दूसरा, जिस काम के लिए चीज़ बनी है उस काम को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए. और तीसरा, गुड्स में किसी भी तरीके के हिडन डिफेक्ट नहीं होने चाहिए. ठीक है. एक तो इन्होंने ये बताया हमें. यहाँ क्या बताएंगे? अभी नई वाली बुक में बताया 2 चीज़ें पूरी होनी चाहिए. कौन कौन सी? एक तो गुड्स को बेचा गया है बाय डिस्क्रिप्शन. गुड्स को बेचा गया है बाय डिस्क्रिप्शन और ऐसे बंदे से गुड्स खरीदे हैं जो कि इन्हीं तरीके के गुड्स में डील करता है. तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कैसे होने चाहिए? मर्केंटेबल होने चाहिए. क्या चीज़ बताइए? देखो, वेयर द गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन. और कैसे? सेलर से जो इसी तरीके के गुड्स में डील करता है. तो इम्प्लाइड कंडीशन है गुड्स कैसे होने चाहिए? मर्केंटेबल. 2 रिक्वायरमेंट. अगेन वही रिपीटेशन है. देखो, गुड्स कैसे बेचे गए हैं? बाय डिस्क्रिप्शन. ठीक है. और सेलर इसी तरीके के गुड्स में डील करता है. तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स कैसे होने चाहिए? मर्केंटेबल होने चाहिए. प्रोवाइडेड दैट, अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया है, देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन. यहाँ से हटा देना, लिखना एज टू मर्केंटेबिलिटी. खत्म. अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. एप्लीकेबल नहीं होगी मतलब सेलर जिम्मेदार नहीं होगा. जहाँ मैं बोल रही हूँ नॉट एप्लीकेबल मतलब सेलर जिम्मेदार नहीं होगा. अच्छा, एक एग्जांपल से समझो. आपने एक टीवी खरीदा. आप एक शॉप पे गए टीवी खरीदने के लिए और आपने सेलर पे विश्वास नहीं किया. आपने बोला मैं तो इसे चला के देखूंगा. यहाँ पे आपने सॉकेट में वायर लगाया, ऑन किया टीवी को, आपने अच्छे से चला के देखा. यू हैव एग्जामिन द गुड्स. ठीक है. आप अपने मीन्स ऑफ कैरियर के थ्रू उसको कहाँ लेके गए? अपने घर पे. घर पे जाके आपने सॉकेट में लगाया, चलाया, टीवी नहीं चला. कैन यू से टू द शॉपकीपर दैट योर टीवी इज नॉट मर्केंटेबल? नहीं कह पाओगे. क्या कहेगा? आप तो मेरे यहाँ से चेक करके ले गए थे, जरूर आपसे ही रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई है. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ. तो अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन कर लिया है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती. ठीक है. एक एग्जाम्पल तो मैं तुम्हें वो वाला देती हूँ जो सीपीटी में आता था और बहुत अच्छा एग्जाम्पल था. रेनी सीजन चल रहा था और रेनी सीजन में बाय डिस्क्रिप्शन ऑर्डर प्लेस किया गया. बायर ने ऑर्डर प्लेस किया सेलर को कि मुझे 10 बोरी सीमेंट के भेज दो, 10 बैग्स ऑफ सीमेंट. ठीक है.
सेलर ने अपने मीन्स ऑफ कैरियर के थ्रू होम डिलीवरी कर रहा है उसके यहाँ, और बारिश का मौसम था, उसने अनकवर्ड अनप्रोटेक्टेड व्हीकल में बेच दिया। अब हुआ क्या, बारिश आई और सीमेंट की प्रॉपर्टी है पानी के कांटेक्ट में आने से कंक्रीट पत्थर में बदल जाती है ना। बारिश आ गई और पूरी की पूरी सीमेंट जो है वो पत्थर में बदल गई, कंक्रीट में कन्वर्ट हो गई। जब तक बायर के पास सीमेंट पहुंची वो सीमेंट बची नहीं थी, वो क्या बन चुकी थी, कंक्रीट। समझ आ गई बात? तो बायर मना कर सकता है गुड्स को लेने से, बिकॉज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी इज ब्रीच्ड, सीमेंट इज नो मोर मर्केंटेबल, नाउ इट इज नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन फॉर विच इट इज मेड। समझ आई बात कि नहीं है बताओ? वो मना कर सकता है ना, क्या कह सकता है, सीमेंट इज नो मोर मर्केंटेबल, सीमेंट इज नो मोर मर्केंटेबल। अपना सेकंड पॉइंट याद करो, मैंने आपको लिखवाया था, शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द फंक्शन फॉर विच दे आर मेड। अब क्या सीमेंट को उस काम में यूज कर सकते हो जिसके लिए होती है? नहीं, नो मोर मर्केंटेबल। अब इसमें एग्जाम्पल पढ़ो तुम, ये वाला पहले तो 14 नंबर एग्जाम्पल पढ़ो। काले रंग के कपड़े पे सफेद रंग का इंस्पेक्शन दिखेगा नहीं, क्या बताओ? सबसे ज्यादा हाईलाइट होके दिखेगा, और अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। तीसरा पॉइंट याद कर लो, लिखे थे 3 पॉइंट तुमने, अब पढ़ो इसे। कौन सी कंडीशन रीच हुई? ये 2 जगह पढ़ा अपन ने, फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। एक तो आया सैंपल में और एक आया मर्केंटेबिलिटी में। सैंपल वर्ड तो क्वेश्चन में था ही नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मर्केंटेबिलिटी में डाल दो। समझ आ गई बात? किस में डालेंगे? मर्केंटेबिलिटी, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये वाला भी पढ़ लो 13। मोटर हॉर्न्स ऑर्डर किए हैं, और वो भी किससे? मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न्स, मतलब डीलर से किए हैं। अब तो वो गुड सही होने चाहिए, मर्केंटेबल होने चाहिए। जो हॉर्न सप्लाई किए हुए हैं वो कैसे हैं? स्क्रैच हैं, डैमेज है ड्यू टू बैड पैकिंग। क्या कर सकते हो भाई? कैंसिल कर दो। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी ब्रीच, क्या रेमेडी है? वही रेमेडी, यू कैन रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ। रेमेडी तो मैंने बोला एक ही याद कर लो, सब जगह याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, आस्क फॉर डैमेजेस और बोथ। हर जगह सेम डाल के आना जहाँ कंडीशन रीच हो, यही रेमेडी होती है। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ? लास्ट बचा तुम्हारा कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस, होलसमनेस के लिए एक लाइन लिखो, ईटेबल एंड ड्रिंकेबल। ईटेबल एंड ड्रिंकेबल should be consumable. Eatable and drinkable should be consumable. Consumable, खाने या पीने की चीज़ खाने या पीने के लायक होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अपने यहाँ पर वो पढ़ो। कंडीशन एज टू होलसमनेस, अगर आप ईटेबल या प्रोविजन आइटम खरीदते हो तो उनका मर्केंटेबल होने के साथ साथ होलसम होना भी ज़रूरी है। होलसम मतलब खाने या पीने के लायक होना भी ज़रूरी है। एक केस आया था फ्रॉस्ट अगेंस्ट एल्सबरी डेयरी कंपनी, कल परसों की क्लास में, अच्छा इसी वाली बैच में पढ़ा रहे हूँ, तो उसमें आया था ये टॉपिक, फ्रॉस्ट अगेंस्ट एल्सबरी डेयरी कंपनी। अब फ्रॉस्ट पढ़ने वाला, फ्रॉस्ट अगेंस्ट तो सीधे ही नाम क्या आया, नाइट। तो मैं बोला हर केस में फ्रॉस्ट अगेंस्ट नाइट नहीं होता। तो बोलते मैम ये फ्रॉस्ट वाले बंदे ने कितने केस लड़े थे? तो मैं बोला बेटा मुझे नहीं पता, और हो नहीं सकता क्या कि किसी का सिमिलर नाम हो सकता है ना। वो लिली वाइट वाला केस भी वहाँ बुक में 2 जगह दिया हुआ है। बोले मैम कितने केस लड़ रहा था ये? एक पब्लिक लिटिगेशन जाती है PIL वाली, और बहुत सारी फाइल की थी MC मेहता ने, ताजमहल, गंगा का पोल्यूटेड वाटर, सब पे। वहाँ से ये सीधे आता था MC मेहता अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। PIL जो होते हैं ना, खैर अपने कोर्स में नहीं है, पढ़ो इसको तो तुम। मैं तुम्हें केस का नाम बोला अभी, फ्रॉस्ट अगेंस्ट एल्सबरी डेयरी कंपनी। अपने CPT वाले में तो ये नाम से पूछा जाता था, पर अपने में तो नाम दिया नहीं, तो अपन को याद नहीं करना। आप तो मैटर समझ लो। एक बंदा गया डेयरी पे, दूध खरीद के लाया, दूध के अंदर टाइफाइड के जम्स थे, ठीक है।
कैसे पता चल सकता है ये चीज़ तो चलो, दूध के अंदर किसके जर्म्स थे? टाइफाइड के जर्म्स थे। अब वो घर लेके गया, उस दूध को, सारा काम तो वाइफ ही करती बेचारी, उसी को इंजरी होनी है, ठीक है। उसकी वाइफ ने उस दूध को कंज्यूम किया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई तो पहले क्या किया, डॉक्टर के खर्चे लगे, घर का काम सफ़र हो रहा था, मेड लगाई, और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई, फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी लग गए, ठीक है। अब क्या, वही क्लेम मिला है ना। अब बच्चे इतने शैतान मुझसे बोलते हैं कि मैम कंडीशन एज टू होलसमनेस ब्रीच हो गई, दूध पीने के लायक नहीं था, एग्रीड ना। तो क्या डैमेजेस देंगे उसको, नई वाइफ ला के देंगे क्या? मैं बोला बेटा जो भी मिले रेमेडी, जो तू कह रहा है वो तो नहीं मिल सकती ठीक है, अलाउड नहीं है भाई ये चीज़। तो अब नई वाइफ तो क्या देंगे, मिलनी चाहिए। अच्छा फिर तो है ना, जानबूझ के ही पता नहीं दूध ले आया हो, ऐसा वैसा केस भी हो सकता है। पता है जो है ना, ऐसे वाले शोज आते हैं ना, इंडियाज मोस्ट वांटेड है ना, और उसका वो जो होस्ट करता था ना बंदा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो खुद ही बाद में क्रिमिनल निकला था हाँ मैं बोला ये वाले शो जो होते हैं ना, वो कौन देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल, ये शो कौन देखते होंगे? मुझे लगा जेन्युइन बंदों से ज़्यादा तो ये क्रिमिनल्स देखते होंगे। नए नए तरीके देखने को मिलते हैं क्राइम्स के, कि ऐसे भी क्राइम होता है भाई, हाँ ऐसे भी होता है। हाँ हाँ हाँ, मार्केटेबल के होने के साथ साथ होलसम होने चाहिए। बोला होलसम ही जाएगा। अगर खाने पीने की चीज़ें तो उसे डालोगे किस में? होलसमनेस में डालना। हाँ हाँ, लेकिन खाने या पीने की चीज़ें, अगेन वही सेम बोल रही हूँ, किस में डालना? होलसम में। खाने या पीने की चीज़ है तो उसे और कहीं नहीं ले जाना, कहाँ डालना? सीधे होलसम में डाल देना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आ जाओ, आईसीआई की बैक साइड। सबसे पहले आपने कंडीशन एज टू सैंपल कर लिया ना, आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा मैं ऊपर लूँगी इस क्वेश्चन को, पहले इतना पोर्शन पढ़ो। पेज नंबर 2.30 आईसीआई। एक है मिसेस गीता, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। छोटी यूनिट है लेकिन क्वेश्चन सीधे ना 1-1, 2-2 नंबर के नहीं आते यहाँ, तो सीधे कितने आते हैं? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल भी 6 मार्क्स का आता है, थियोरटिकल भी 6 मार्क्स का डालते हैं सीधे। क्या दिया है देखो, मिसेस गीता किसके पास गई? शॉपकीपर के पास गई, और क्या बोला? 100 kg बासमती राइस खरीदने हैं। शॉपकीपर ने बोला कितना प्राइस लगेगा, ठीक है, वो एग्री हो गई। मिसेस गीता ने क्या बोला? सैंपल दिखाओ, ठीक है, सैंपल दिखा दिया भाई शॉपकीपर ने। शॉपकीपर ने जो उसको सैंपल दिखाया है, वो सैंपल, ये पूरी लाइन डिसाइड करेगी आंसर, एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्डेड टू द एंटायर लॉट। जैसी चीज़ सैंपल में दिखाई गई है वैसी ही चीज़ डिलीवर हुई थी, जैसी चीज़ सैंपल में दिखाई गई है वैसी चीज़ डिलीवर हुई थी। बायर ने सैंपल को देखा तो सही, लेकिन सावधानी से नहीं देखा। सैंपल जो था वो था तो बासमती राइस का, लेकिन इसमें मिक्स था क्या? लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन। कुक ने क्या किया, जब इन बैग्स को ओपन किया तो उसने बोला कि भाई डिश जो है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जो आपके राइस है ना वो डिश की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। अब मिसेस गीता जो है ना वो केस फाइल करना चाहती है फ्रॉड का। किसके अगेंस्ट? सेलर के अगेंस्ट, कि भाई आप सस्ती वैरायटी का चावल अच्छी वैरायटी के चावल में मिलाकर बेचते हो और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। ये केस करना चाहती है फ्रॉड का। विल शी बी सक्सेसफुल, आपसे पूछा गया। द आंसर इज नो। सेक्शन 17 कहता है सेल बाय सैंपल में 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए। बल्क शेल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल हो रहा था, है ना। उसके बाद में बायर शुड बी गिवन अ अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द गुड्स। देख लो गुड्स वैसे ही हैं जैसे तुम्हें बताया था, फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ ऑफेंड तो हो ही नहीं रहा। इसने सैंपल देखा था लेकिन ध्यान से नहीं देखा, गलती सिर्फ और सिर्फ मिसेस गीता की, ठीक है। तो आपको पूछा है डिसाइड द फेट ऑफ द केस, ऑप्शन अवेलेबल टू बायर फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसको बोलते हैं शिकायत निवारण। शिकायत, ग्रीवेंस मतलब शिकायत, रिड्रेसल मतलब निवारण। क्या वो अपनी इस शिकायत का निवारण कराने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन है क्या? कुछ भी नहीं है, गलती खुद की है,
ठीक है, नो ऑप्शन। आगे वही आ रहा है, देखो पढ़ो। What will be your answer in case Mrs. Geeta specifies the exact requirement as to the length of the rice? अगर बता दिया होता सिर्फ लॉन्ग ग्रेन चाहिए तो लॉन्ग ही मिलते ना, फिर तो कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन में चला जाता ना। जैसा डिस्क्राइब किया है वैसा ही देना पड़ेगा। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। अब देखो क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला, क्या वो सक्सेसफुल होगी। दूसरा, ग्रीवेंस रिड्रेसल की कोई रेमेडी है क्या। तीसरा, डिस्क्राइब कर देते तो क्या होता। आंसर भी जाएगा 3 पार्ट में। जब आईसीआई का क्वेश्चन अगर अपन को पार्ट्स में पूछा जाता है, वी हैव टू गिव द आंसर ऑल्सो इन पार्ट्स। आज का आंसर देख लो सेकेंड पार्ट का। सबसे पहले तो देखो सबसेक्शन वैक्शन रोको छोड़ो, तुम तो सीधे याद करना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, सैंपल का सेक्शन तो याद करना पड़ेगा भाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल इज बाय वे ऑफ सैंपल, देन 3 थिंग्स शुड बी सेटिस्फाइड। पहला, बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। दूसरा, बायर शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल। तीसरा दिया नहीं है, तुम डाल के आना। गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। अपन को पता है 3 पॉइंट है तो तीनों डालना। आईसीआई का भरोसा नहीं है, नेक्स्ट टाइम आंसर में तीसरा भी डाल दे तो बी ऑन सेफ साइड। एक लाइन लिखने में कुछ नहीं जा रहा। इसके बाद में 3 पार्ट के आंसर। पहला, मिसेस गीता सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि गलती उसी की है, एग्जामिन को सही नहीं किया उसने, सैंपल को दही से नहीं देखा तो उसी की गलती है। दूसरा, इसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल का कोई ऑप्शन नहीं है। और तीसरा, अगर बता दिया होता रिक्वायरमेंट तो फिर गुड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे, और नहीं है तो सेलर जिम्मेदार माना जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ। सेल बाय वे ऑफ सैंपल का क्वेश्चन है। अब तुम अटकोगे। अब कैसे अटकोगे। अब थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जो मैम नहीं कराएगी तो तुमसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये मुझे ही कराना है तो किसका ये, सेल बाय सैंपल का। ये आईसीआई ने क्वेश्चन डाला यहाँ पे, तब तक तो ठीक था। फिर मैम को लगा कि भाई ये मुझे ही कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आरटीपी में अभी लास्ट टाइम जो लेटेस्ट आरटीपी आई थी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन डाल दिया। तो जब 2 जगह एक क्वेश्चन आ जाता है ना तो हमारा इंट्यूशन कहता है कि ये पूछा जा सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उसके आने के। तो यहाँ क्या दिया देखो, सेल हो रही है बाय वे ऑफ सैंपल। ए ने बेचा बी को बाई सैंपल, देखो एक बार। बी ने बेचा सी को बाई सैंपल और सी ने बेचा डी को बाई सैंपल। पढ़ लो यहाँ तक की लैंग्वेज। अब ये गुड्स जो थे ना वो सैंपल के अकॉर्डिंग निकले नहीं। डी को पता चल गया कि ये सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है। अब ये गुड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये गुड्स को क्या करेगा, रिजेक्ट करके वापस भेजेगा। इसने नोटिस दे दिया सी को कि भाई ये जो चीज़ है वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सी नोटिस दे रहा है किसको, बी को। बी किसको करेगा, ए को। यही दिया देखो, सी ने केस फाइल किया बी पर और बी ने केस फाइल किया ए पर। आपको किसको एडवाइस देनी है, एक तो बी और सी को। भाई अगर मैं डी की बात करूं तो डी की तो सेल एज टू सैंपल ब्रीच हुई है। उसने देख भी लिया कि गुड सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, भाई वो तो कैंसिल भी करेगा, डैमेजेस भी लेगा, उसका राइट बनता है। क्लियर है। अब बात किस पे आएंगे, बी और सी पे। बी और सी ने यहाँ पर गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। इन्होंने इस डिफेक्ट को पकड़ा नहीं, आगे बेचा है गुड्स को। इसका मतलब दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। सेक्शन नंबर 13 याद करो, कब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी के बराबर हो जाती है। 4 केसेस थे, बाई वेवर, बाई इलेक्शन, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द होल और द पार्ट ऑफ द गुड्स। कुछ याद आ रहा है ऐसा। तो अब इसने जब आगे बेचा तो गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, मानेंगे ना। आप अपने ही गुड्स को तो आगे बेच सकते हो, अपने ही गुड्स को तो आगे बेच सकते हो। तो मतलब दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। इनके लिए इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सैंपल ब्रीच हुई नहीं है।
समझ आई बात की नहीं आई बताओ? बी और सी के लिए इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल ब्रीच नहीं मानेंगे। यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में बदल चुकी है। दे कैन नॉट रिटर्न द गुड्स, दे कैन आस्क ओनली फॉर डैमेजेस। आंसर पार्ट देख रहे हैं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया बताओ मुझे? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लो। इन द गिवन केस डी ने नोटिस किया डेविएशन सैंपल से और वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है एंड ट्रीट दिस एज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल। ठीक है, तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल के तीनों पॉइंट बता देना। bulk should correspond with the sample, buyer should be given reasonable opportunity of inspecting the goods and goods should be free from latent or hidden defect। तीनों ध्यान। आगे क्या हुआ वो पढ़ते हैं। whereas C can recover only damages from B, B can recover damages only from B, from A, for C and B it will not be treated as breach of implied condition as to sample as they have accepted and sold the goods according to section 13 सबसेक्शन मत करना of the sales of goods है। क्लियर है क्या बताओ? इन्होंने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बना दिया। दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। भाई आप अपने ही गुड्स को आगे बेच सकते हो, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स। ब्रेड खरीद के लाए, बेकरी से पत्थर निकल गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये 6th पॉइंट। हाँ, होलसमनेस, खाने या पीने की चीज़ खाने या पीने की लायक होनी चाहिए। अब ये मत बोलना कि ब्रेड देख के लानी चाहिए, है ना? तब आप उसको ऐसे देख के तो पता नहीं लगा पाओगे। पैकेज आती है चीज़ें, एक्सपायरी डेट देख सकते हो बस ज़्यादा ज़्यादा। सफ़ेद रंग की अरे तुम दाल खरीद के लाते हो, दाल के अंदर वैसे ही कंकड़ होते हैं जो दाल का कलर होता है। हाँ, पत्थर वाइट कलर का छोटा सा है और उसी के अंदर है। अब सफ़ेद रंग की चीज़ में सफ़ेद चीज़ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। चलो समझ आ गई ना बात, ये वाली होलसमनेस लगेगी। आंसर खुद पढ़ोगे 6th का, मैं सिर्फ लॉजिक डिस्कस कर रही हूँ। ये 3rd वाला क्वेश्चन कहीं पढ़ा हुआ सा लग रहा होगा। ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पढ़ाया है भाई, कहाँ पढ़ा है? बहुत ही अच्छा आंसर। किस टॉपिक में पढ़ा था? जहाँ यूनिट स्टार्ट हुई थी कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन में ये एग्जाम्पल आपको दिया गया था, याद आ रहा है? ऐसी कार चाहिए जो अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, उसे मारुति पकड़ा दी, हिली एरियाज पे लायक नहीं थी। ठीक है, वही है। आपको यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने आंसर दिया है, रीड आउट कर लेना। ठीक है, 4th और डिस्कस कर रही हूँ, ख़त्म। फिर एक ही क्वेश्चन बचेगा, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर हो जाएगा। ये बोलो, मिसेस जी ने एक कोट खरीदा है पी से। कोट को यूज़ करने पर उसकी स्किन पे रैशेस हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन एबनॉर्मली सेंसिटिव है। उसने ये बात सेलर को नहीं बताई थी। अब मिसेस जी केस फाइल करना चाहती है, सेलर के अगेंस्ट कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। भाई उसको क्या पता कि भाई तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है। नॉर्मल बंदे को सूट करता है तो वो तो ये मानेगा ना, तुम्हें भी कर लेगा। जैसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक शैम्पू है, सपोज करो वो नॉर्मल बंदे को सूट करता है पर किसी की स्कैल्प सेंसिटिव है, उसको शैम्पू से एलर्जी हो गई, तो अब इसमें शॉपकीपर बेचारा क्या कर सकता है? नॉर्मली तो कोई ऐसा इशू आता नहीं है। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे? अब आ जाएंगे इम्प्लाइड कंडीशन। टॉपिक पूरा हो गया। क्या लेने जा रहे हैं? इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी टॉपिक को यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क करना। फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता है इम्प्लाइड वारंटी, और 4 ही पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कोई स्किपिंग का ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे करने चारों। इम्प्लाइड वारंटी
इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में बताइए, 4 मार्क्स का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन सी इम्प्लाइड वारंटी है देखो एक बार। वारंटी एज टू undisturbed possession, warranty as to non-existence of encumbrances, disclosure of dangerous nature of goods, warranty as to quality और फिटनेस, ठीक है। तो ये अपन कल करेंगे और इस टॉपिक का जो है ना यूनिट कल कंप्लीट हो जाएगी, हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। क्या ले लेंगे आप, चिंता मत करिए, आज है भी नहीं इतने ज़्यादा बच्चे।